गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज दोबारा हम लोग क्लास लेक्चर 2 है, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस और सॉल्ट। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको रिकैप दे देता हूँ एक कि कहाँ से मैंने शुरू किया था। तो हमने यहाँ से शुरू किया था। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके रिएक्शंस, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है जितने भी दिए हुए हैं, नेचुरल इंडिकेटर, उसके बाद आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, उसके बाद पीएच और पीएच स्केल पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है उसका, और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने शुरू किया था, क्या देखेंगे, सबसे पहले था एसिड्स के बारे में हमने शुरू किया था कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, एसिड्स क्या है। तो मैंने बताया था कि एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, पानी में अगर आप उसको डिसॉल्व करें तो वो क्या देंगे आपको, H+ आयंस देते हैं। तो मैंने ये सारे आपको नाम बताए थे, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ढेर सारे मैंने एसिड्स आपको बताए थे। तो सब में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, 3 है, 2 है, 1 है और 1 है। तो यहाँ से मैंने फिर ये आपको बताने की कोशिश की थी कि ऐसे कंपाउंड्स अगर जिनके पास हाइड्रोजन है और जो H+ देते हैं वो क्या होंगे, एसिड माने जाते हैं। तो ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनके पास है हाइड्रोजन लेकिन वो एक्चुअल में H+ पानी में नहीं देते हैं। वैसे कंपाउंड का नाम था क्या, ग्लूकोज। क्या नाम था, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आपका एसिड नहीं है क्योंकि वो H+ आयन नहीं देता है, भले उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। उसके बाद हमने देखा था ये कि किसी भी एसिड को पानी में डालते हैं तो वो H+ आयन देता है। फिर हमने बात की थी कि एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एसिड्स ऑर्गेनिक, अगर प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं तो उनको ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है, और वो वीक एसिड्स होते हैं और उनको हम लोग आसानी से कंज्यूम किया जा सकता है। और उसके बाद अगर आगे देखें तो जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो हमारे अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल्स मौजूद हैं उससे उनको बनाया जाता है, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, आप कह सकते हो वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। जैसे कि नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, भले ही वो मिनरल एसिड हो, मैंने ये भी आपको अब बात बताई थी। उसके बाद बात करें, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है जो पीछे अभी बताई मैंने। उसके अंदर बात की थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं और वीक एसिड्स कौन से होते हैं। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझाया था कि ऐसे एसिड जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, लिखा है मैंने, 100% डिसोसिएशन दिखाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और जो 100% डिसोसिएट नहीं हो पाते, 80% होते हैं, 60, 70, 90% होते हैं, उनको बोलते हैं पार्सली डिसोसिएट करते हैं वो एसिड्स, और उनको हम लोग क्या नाम दिया जाता है, वीक एसिड्स कहा जाता है। ये हमने देख लिया था। और यही मैंने आपको चीज समझाई थी कि वीक एसिड में कुछ ही पार्ट डिसोसिएट होता है, जैसे एक्स एक्स हुआ, कुछ भी हो सकता है वो, यहाँ पे पूरा डिसोसिएट हो रहा है। फिर हमने बात की थी कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कौन से हैं और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं जिसमें आपकी एसिड का अमाउंट तो ज़्यादा होता है, इसमें एसिड आपका सॉल्यूट है, लेकिन सॉल्वेंट वाटर का अमाउंट क्या होता है, रिलेटिवली कम होता है। डाइल्यूट एसिड्स में सॉल्वेंट मतलब वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, और उसमें अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, उसमें हम लोग अगर देखेंगे तो क्या होगा, जो आपका सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, बिल्कुल ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ हमने क्या किया था, डिस्कस कर ली थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, फिर हमने बात की थी डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये तो पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड, लेकिन उसके पहले कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि ये ऑर्गेनिक एसिड्स के सोर्स क्या है, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स के स्रोत क्या है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं। जैसे एसिटिक एसिड आपका अगर बात किया जाए तो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ होता है, एसिटिक एसिड आपका पाया जाता है किसमें, विनेगर में। इसको हम लोग हिंदी में सिरका भी बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। उसके बाद दूसरा है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, HCOOH। ऐसे भी लिख सकता है एच, ऐसे भी लिख सकता है HCO2, एच भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है वो। ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मिक एसिड होते हैं। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है आपका, एंट स्टिंग्स।
और एक प्लांट होता है नेटल लीफ, उनके पौधों, उनके पत्तियों में पाया जाता है ये। ठीक है, तीसरा देखिए, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है, टमाटर में। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला HCOOH है। ठीक है, इसको एंटी स्टिंग और नेटल लीफ में पाया जाता है ये। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में होता है। सिट्रिक एसिड किस में होता है? आप क्या कह सकते हो? लेमन, लेमन एंड जो भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन एंड इन सिट्रस फ्रूट्स। पांचवा है आपका लैक्टिक एसिड। क्या है बच्चों? पांचवा है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? कर्ड में। किसमें? दही में। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों? फिर हमारा बचा टारटैरिक एसिड। टारटैरिक एसिड किसमें पाया जाता है? टैमारिंड। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा? कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके सोर्सेज लिखे यहाँ पे। एसिटिक एसिड हुआ, फॉर्मिक एसिड हुआ, आपका ऑक्सैलिक एसिड हुआ, सिट्रिक एसिड हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ और टारटैरिक एसिड हुआ। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आगे देखिए बात करते हैं किसके बारे में? हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या? हम लोग बात करेंगे आगे, जैसे एसिटिक एसिड का और भी इस्तेमाल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो। ठीक है, एसिटिक एसिड जो होता है आल्सो यूज इन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉमा लगा के, आल्सो यूज इन पिकल्स, अचारों में भी यूज किया जाता है एंड, ठीक है, अचार में भी यूज किया जाता है, ये भी लिखते हो। यूज आल्सो यूज इन पिकल, पिकल्स मतलब अचार बनाने में यूज किया जाता है, गाँव में आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके सोर्स। अब आगे बढ़ चलते हैं हम लोग और आप बात करेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स के बारे में। तो हमने पिछले क्लास में बात की थी कि डाइल्यूट एसिड्स और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है? आपका सॉल्वेंट अमाउंट बहुत मिनिमम होता है, वाटर मिनिमम होता है। डाइल्यूट एसिड में सॉल्वेंट अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड करने के लिए कुछ बातों को आपका ध्यान रखना है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे करते हैं? इज डन बाय मिक्सिंग एसिड टू वाटर ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एंड स्टीयरिंग इट। डाइल्यूशन ऑफ एसिड बच्चों हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका वाटर लेते हैं उसमें हम लोग एसिड को ड्रॉप वाइज डालते हैं। ठीक है ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे डालते हैं और उसको स्टर भी करते हैं, मतलब मिलाते भी है ताकि वो अच्छे से डाइल्यूट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे करके करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ एसिड डन बाय मिक्सिंग एसिड टू वाटर ग्रेजुअली एंड स्टीयरिंग इट। और जो नहीं करना है, एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू एसिड। उल्टा काम नहीं करना है आपको, पहले ही बताया जा रहा है, उल्टा काम नहीं करना है आपको। ठीक है, मतलब वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना है। आप वाटर लोगे उसमें एसिड को ऐड करोगे ड्रॉप वाइज, और उसके बाद उसको स्टर भी करोगे, अच्छे से मिक्स भी करोगे, तब जाके डाइल्यूशन ऑफ एसिड माना जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है ना, आइए देख लीजिए इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन, रीजन वाई ड्रॉप वाइज एसिड इज एडेड टू वाटर टू डाइल्यूट इट। ड्रॉप वाइज एसिड इज एडेड टू वाटर फॉर इट्स डाइल्यूशन। ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये बात है
इंपॉर्टेंट बात की जो अगर डाइल्यूशन ऑफ एसिड है वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जैसे ही बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा तो वाटर उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। जब आप क्या करोगे, जब एसिड को वाटर में ऐड करोगे, इस तरीके से उसको डाइल्यूट करोगे तब। लेकिन अगर आप उल्टा करते हो, एसिड ज़्यादा लेते हो, वाटर को उसमें ड्रॉप वाइज ऐड करते हो, तो उसमें जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी से क्या हो सकता है, वाटर आपका वेपराइज हो सकता है और उससे जो आपके जो एसिड के स्प्लैशेस हैं वो आपकी आंखों या कपड़ों पे आके छिटक के आ सकते हैं, जिससे आपको सेवर बर्न या कह सकते हो आपकी स्किन बर्न हो सकती है। तो यहाँ पे वही मैं लिखने जा रहा हूँ, वाई रीजन वाई ड्रॉप वाइज एसिड इज एडेड टू वाटर फॉर इज डाइल्यूशन, बिकॉज लिखेंगे क्या हम लोग, बिकॉज इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, exothermic process and heat is evolved during this, which can be absorbed by what, जो कि वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब की जा सकती है। इसलिए हम ऐसा करते हैं, वाटर में क्या करते हैं, एसिड को ऊपर से ऐड किया जाता है, ड्रॉप है उसको स्टर किया जाता। तो ये रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। तो ये आपको बात याद रखनी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखिए अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि एसिड क्या होते हैं, सावर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। तो पहला तो प्रॉपर्टी आप अभी यही लिख सकते हो, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, ठीक है। इंडिकेटर्स के बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हो इंफॉर्मेशन कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो रेड ब्लू लिटमस पेपर है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये बात है यहाँ पे। आगे देख लिए यहाँ पे, एसिड गिव्स H प्लस आयंस इन वाटर, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की तरह ऐड करता है, ठीक है। एसिड पानी में H प्लस आयन देता है और इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो विच डिसोसिएट्स इनटू आयन। इलेक्ट्रोलाइट वो रहते हैं जो आयंस के रूप में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। आयंस में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और एसिड भी क्या है, आपके इलेक्ट्रोलाइट है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसी की वजह से क्या होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है, तो अगर आप इसको पानी में ऐड कर दोगे तो जो वाटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो पहले अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा था, ठीक है, कम हो रहा था, तो वहां पे उसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है ना। तो ये फ्री आयंस देते हैं। तो जो आपके कह सकते हो आयनिक कंडक्टर होते हैं, तो उसमें अगर आयंस ज्यादा है तो वो और ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है। तो एसिड क्या करेगा, इफ एसिड इज एडेड टू वाटर, ठीक है, टू वाटर, द इलेक्ट्रिकल conductivity of
वाटर इंक्रीज। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वाटर का वो क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पी आयन, यहां से लिख सकते हो, यहां से नीचे से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस व्हेन व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर। ठीक है, तो जैसे ही एसिड को आप वाटर में ऐड करते हो तो क्या होता है, जो आयंस का अमाउंट है या कह सकते हो आयंस का नंबर है जो पानी में, वो क्या करता है, बढ़ जाता है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाटर की क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। तो यही चीज मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, जैसे ही ऐड करोगे नंबर ऑफ फ्री आयंस इंक्रीज कर जाएंगे, ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ फ्री आयंस इंक्रीजेस, फ्री आयंस इंक्रीजेस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुमको ध्यान रखना है। और ये चीज मैंने आपको बताई थी, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हो ना, क्या करते हो आप, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हो तो उसमें हम जो सॉल्यूशन लेते हैं, अरे जो वाटर लेते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जा सकता है। तो ये भी आप लिख सकते हो, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, लिसिस ऑफ वाटर H2SO4 is added to water to make it more, to make it more electrical, make it, क्या बोल सकते हैं, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2 4 is added to water to make it better conductor, better conductor। पहले अगर फ्लो हो रहा था तो उससे तो बढ़िया ही करेगा, बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करने का मतलब यही है। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ एसिड्स के प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक्ट करता है, क्यों करता है हमने देख लिया। ब्लू लिटमस को रेड में कर देता है, एसिड्स और सॉरिन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं। ऐसा क्यों है कि वाटर को ऐड करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं वाटर में, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, क्योंकि आगे नंबर ऑफ फ्री आयंस बढ़ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखो तो इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हम वाटर में क्या ऐड करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो वाटर का, बढ़ जाए। अब आगे देखिए, ठीक है, कुछ में हम लोग बातें कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, वो तो फिजिकल थे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या पढ़ रहे हैं, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। जब आप रिएक्ट कराओगे किसी मेटल को एसिड से तो क्या होगा। तो यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है कि अगर मैं किसी भी मेटल को क्या करता हूँ, एसिड से रिएक्ट करा देता हूँ, जर्नलाइज लिख रहे हैं मेटल प्लस एसिड, तो क्या बनता है वहां पे, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, बच्चों क्या बनेगा यहाँ पे, सॉरी दूसरा कलर आ जा रहा है, ठीक है ये वाला कलर है। तो मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनता है प्लस उसके साथ H2 गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो ये एक जर्नलाइज फॉर्मूला है, जब हम लोग क्या करते हैं मेटल को किससे, ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान देनी है आपको। ठीक है,
जब भी आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे किसको, मेटल को ट्रीट करा दोगे एसिड के साथ, क्या करोगे, ट्रीट करा दोगे एसिड के साथ, तो वहां पे क्या होगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये बात आपको क्या करना है, ध्यान देना है बिल्कुल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, आइए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे आप ले लो जिंक मेटल, उसको रिएक्ट करा दो HCl एसिस के साथ, तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, रिएक्ट करा दोगे तुम तो क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा ZnCl2 एक्वस, उसके साथ रिलीज क्या होगा तुम्हारा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये था मेटल का एसिड किसके साथ, ZnCl2 प्लस, और किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और भी करा सकते हो, डाइल्यूट लेना पड़ेगा, डाइल्यूट एसिड है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेना डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड चाहिए हम लोग को, डाइल्यूट एसिड मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब पानी में इसको मिला के क्या कर लेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे। दूसरा देखिए, इसी जिंक का रिएक्शन आप क्या कराते हो, किसके साथ कराते हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा आपका क्या बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। ठीक, नाम मैं लिख देता हूं आपके लिए, देखिए इसका नाम है जिंक क्लोराइड बच्चों, इसका नाम है जिंक क्लोराइड, इसका नाम है जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस तो हमेशा सब में कॉमन ही मिलेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस कोई भी एसिड लोगे तो हमेशा रिलीज होगा मेटल प्लस एसिड के रिएक्शन में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे जिंक क्लोराइड, क्या बोलेंगे, जिंक क्लोराइड, और इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट। ठीक है, वैसे ही और भी रिएक्शंस हैं, देखिए तीसरा है आपका, सोडियम मेटल को रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। NaCl आपका एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, ठीक, सब जगह AQ है मतलब एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो अगर 2NaCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए, मैं नाम को आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्या नाम है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन है, या कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिड में पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के साथ रिएक्ट करा रहे हैं यहाँ पे। तो हमेशा सब में हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व ही होगा। कैसे हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करें कि एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रहा है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले ये टेस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे, तो अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं जो कि मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ था, किसमें, पहले में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा रहा था, तो वहां पे सबसे पहले आपका आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टिन लेड, इसके बाद हाइड्रोजन होता है आपका कॉपर, ठीक है, मरकरी,
सिल्वर, ऊपर मर गई सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, सबके सिंबल्स में लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे पोटेशियम को के बोलते हैं, सोडियम को Na बोलते हैं, कैल्शियम को Ca बोला जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, एल्यूमिनियम को Al कहते हैं, Zn मतलब जिंक, Fe मतलब आयरन, Sn मतलब टिन होता है, Pb मतलब लेड होता है, हाइड्रोजन का H होता है, कॉपर का Cu होता है, मरकरी का Hg होता है, Ag, Au गोल्ड का, प्लेटिनम का Pt होता है। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं कौन से, हाइड्रोजन के बाद वाले। ठीक है, जितने भी आपको दिख रहे हैं हाइड्रोजन के बाद वाले, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, क्योंकि ये हाइड्रोजन से क्या है, लेस रिएक्टिव है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिख लेना, छोटी सी चीज वो क्या होगी, जैसे कि जब हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, जब टॉप टू बॉटम आने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस। मेटल्स डिक्रीज, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या करता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज करता है। इसलिए ये वाले जो क्या होते हैं, बहुत रिएक्ट ही नहीं करते हैं, नो रिएक्शन। यहाँ पे लिख लेना, ये वाले नो रिएक्शन दिखाते हैं, नो रिएक्शन। ये कुछ रिएक्शन ही नहीं दिखा, नो रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ये आपको बात यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, अगर मैं देखूं आगे, उसके बाद ऊपर क्या बचा। ठीक है, आइए देखते हैं। उसके बाद जो आपका सोडियम है और ये है, कौन से वाले। ठीक है, तो जो आपके सोडियम और क्या है, पोटेशियम है, और बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट्स वायलेंटली विथ एसिड, एसिड के साथ बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये करते हैं बबल्स। ठीक है ना, बबल्स फॉर्म करते हैं यहाँ पे, बबल्स फॉर्म होते हैं इनके, जब बबल्स फॉर्म रैपिडली व्हेन रिएक्ट विथ एसिड। बबल्स बहुत ज्यादा तेजी से फॉर्म होते हैं जब कैल्शियम और मैग्नीशियम एसिड के साथ, मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत तेजी से बबल्स फॉर्म्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में भी बबल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, बबल्स फॉर्म बट फर्स्ट स्लोली, बबल्स तो फॉर्म होते हैं लेकिन पहले धीरे धीरे फॉर्म होते हैं, उसके बाद तेजी से फॉर्म होते हैं। उसके बाद अगर बात करें जिंक और आयरन का, ठीक है, जिंक और आयरन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, जिंक और आयरन। ठीक है, ये भी रिएक्ट करते हैं बबल्स, तो इनमें बबल्स बनना स्लो हो जाती है, बबल्स फॉर्मेशन इज स्लो, इनमें स्लो हो जाती है। उसके बाद बचे कौन से है, टिन और लीड। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप क्या होगा,
बबल्स फॉर्मेशन इज वेरी स्लो। यहाँ पे आते आते बबल्स फॉर्मेशन बहुत स्लो हो जाती है, वेरी स्लो। तो ऐसे कुछ रिएक्ट होते हैं, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं वायलेंटली एसिड के साथ। जो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से नीचे है वो तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में जब भी आप एसिड और मेटल का रिएक्शन कराओगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको अभी एक चीज़ इसमें बताऊंगा क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं ये नीचे वाले, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम में बबल्स बहुत तेजी से बनते हैं, एल्यूमिनियम में बबल्स थोड़ा स्लो बनते हैं शुरू में, जिंक और आयरन में आते आते क्या होते हैं, बबल्स बनना और भी स्लो हो जाता है, और इनमें तो और भी ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम स्लोली स्लोली बबल्स बनना शुरू करते हैं, और उनके नीचे वाले तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाते। तो मैं क्या बता रहा था, तो मैं बता रहा था ये कि जब आप क्या करते हो, जिंक मेटल का रिएक्शन कराते हो किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट के साथ, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि आपका क्या रिलीज होता है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, ZnCl2 बनता है और साथ में रिलीज क्या होता है, H2 गैस, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं थोड़ा सा तुमको रेडॉक्स यहाँ पे सिखाऊं, ठीक है, थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ठीक है ना। क्लोरीन का कुछ चेंज नहीं होगा, इसका हमेशा -1 था, वहाँ पे भी -1 ही रहेगा। और इधर देखेंगे तो जिंक का +2 है और इसका -1 है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, +1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिडक्शन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। और ऐसे बोल सकते हो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मैंने मतलब बताया था, रिडक्शन का मतलब रेडॉक्स में अगर समझना हो तो समझ सकते हो क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, किससे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे H+ क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। 2H+ ने क्या किया, इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या बना लिया, H2 गैस। और Zn ने क्या किया, अगर तुम देखोगे तो Zn ने क्या किया, Zn ने क्या किया, उसने रिलीज किए क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो H2 गैस में बदल जा रहा है, और जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे या आगे क्लासेस में जब तुम जाओगे तो ध्यान से देखोगे, इसके ऊपर जितने भी हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है या ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बोल सकते हो क्या, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ ना कि जिंक हैज़ मोर एबिलिटी या जिंक हैज़ मोर टेंडेंसी, Zn हैज़ मोर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज। अगर मुझे करेक्ट वैल्यू याद है तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू होता है, आगे जाओगे तो पढ़ोगे कितना होता है, G+, अगर जहाँ तक करेक्ट हूँ मैं, 3-4 वोल्ट होता है। और हाइड्रोजन के लिए जो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, 0 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है इनको निकाला जाता है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जिसकी, उसकी वैल्यू क्या है, +0.34 वोल्ट, और इसकी वैल्यू है 0 वोल्ट। तो इस केस में क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है इसलिए ये क्या कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, और जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और H+ को क्या कर रहा है, यहाँ पे रिड्यूस कर दे रहा है, और H+ रिड्यूस होकर क्या दे दे रहा है, H2 गैस रिलीज कर दे रहा है,
ठीक है बच्चों, तो इसीलिए क्या होता है जब तुम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हो तो जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, कॉपर और इन सब का क्या होता है बिल्कुल कम होता है। तो इस केस में हाइड्रोजन को ये सब क्या करेंगे, रिड्यूस नहीं कर पाएंगे और रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करवा पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं नो रिएक्शन विथ एसिड। ठीक है, तो ये बात है समझने वाली। तो ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। कोई भी मेटल प्लस एसिड लोगे तो मेटल का सॉल्ट बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब आती है एक छोटी बात और बता देता हूं मैं आपको, और छोटी बात क्या है, हाउ टू चेक। ठीक है, छोटी बात, अच्छा ये आ गया, इसको बाद में करते हैं, ये रहेगा हाउ टू चेक इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस when metal reacts with acid। ठीक है, जब मेटल क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे कि एक्चुअल में वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए, जो हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हो रही है उसकी उसके पास क्या लोगे, व्हेन बर्निंग कैंडल इज एल्स ब्रॉट नियर। जब बर्निंग कैंडल क्या करोगे बच्चों, लाओगे हाइड्रोजन गैस के पास, तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ क्या कर दी है, बर्न कर जाती है। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। तो व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर हाइड्रोजन गैस, it burns with a pop sound with little explosion। ठीक है, with little explosion, छोटे से धमाके के साथ, ये पॉप साउंड के साथ क्या करेगी, बर्न कर जाएगी। एक्सप्लोजन confirming its existence, confirming its evolution during a reaction of metals with acid। ठीक है, तो जब क्या करेंगे आप लोग, जहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो उसके पास अगर आप बर्निंग करने के लिए या मैच स्टिक लाओगे तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ एक लिटिल एक्सप्लोजन देके क्या करेगी, बर्न कर जाएगी, जिससे हमको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में वहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है, इवॉल्व कर रही है। तो ये थी यहाँ पे चीज़ बताने लायक। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, पूछा जा सकता है। आइए अब देखते हैं क्या। अच्छा ये तो मैं बता चुका हूँ, ये मैं बता चुका हूँ आपको क्या होता है। बताइए दोबारा क्या होगा, मेटल प्लस एसिड क्या देता है, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मिलती है, हमने देख लिया था। ठीक है, इसको मैं करता हूँ बॉक्स। ठीक है, तो ये चीज़ मिलेगी, यही है। ठीक है, हर केस में हाइड्रोजन गैस मिलेगा और मेटल साल्ट आपका चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द एसिड। अब आगे आइए देखते हैं क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, मेटल कार्बोनेट क्या होता है, तो मेटल कार्बोनेट देखिए क्या होता है। मेटल कार्बोनेट है आपका जैसे ये हुआ Na2CO3 CaCO3, ठीक है, K2CO3। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, मेटल कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनेट। यहाँ पे देखोगे तो ये जो Na है, Na हुआ, Ca हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, सब के सब क्या है, मेटल्स हैं। और मेटल के साथ यहाँ पे मैन में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CO3-2। क्या जुड़ा हुआ है, CO3-2, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। तो
मेटल के साथ अगर CO3 - 2 जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे मेटल कार्बोनेट। तो हमको ये देखना है कि जब एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। आइए देखते हैं। जब आप क्या लोगे, कोई मेटल लोगे और उसका रिएक्शन मेटल कार्बोनेट, अरे जब आप क्या करोगे, एसिड लोगे और एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराओगे, मेटल कार्बोनेट के साथ। यहाँ पे क्या बनता है देखो, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा क्या, ठीक है। जब मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, आपका बनता है मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये चीज़ बनती है आपकी। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, तो मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो जब भी आप रिएक्शन कराओगे एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, तो मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करा दिया किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनेगा आपका यहाँ पे बनेगा NaCl 2NaCl प्लस CO2 2NaCl एक्वा सॉल्यूशन। CO2 आपका बनेगा, ठीक है, गैस इवॉल्व होगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, क्या होगा, H2O लिक्विड। ये चीज यहाँ पे क्या होता है, इवॉल्व होता है। सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और यह है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट ही लेना है इसलिए एक्वस वहां पे लिखा हुआ है। क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड बनेगा, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और उन दोनों का नाम तो आप पहले से जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, सोडियम कार्बोनेट, हाँ इसको करना था बैलेंस। तो देखो यहाँ पे क्योंकि ये Cl यहाँ पे तो है, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो, 2 लगाया जा सकता है, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 3 2 1 3, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, 1 कार्बन और 1 कार्बन। तो ये आप था आपका रिएक्शन। ठीक है, ये पहला रिएक्शन है। दूसरा अगर आप देखें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हो, उसका रिएक्शन करा देते हो किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है, मेटल कार्बोनेट है, और ये तुम्हारा एसिड। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपके लिए कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, उसके साथ रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा H2। ठीक है बच्चों, तो ये है, जब भी कोई एसिड को ट्रीट कराओगे या मेटल कार्बोनेट को ट्रीट कराओगे एसिड के साथ, तो मेटल सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और राइट वाटर हमेशा हर केस में बनता है। तो ये चीज हमको यहाँ पे सीखनी थी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों रिएक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैल्शियम एक है, कैल्शियम उधर है, सल्फेट भी एक है, सल्फेट, हाइड्रोजन दो, 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन क्या कहलाएगा आपका, कह सकते हो ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ठीक, ये क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4। तो क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
और ऊपर वाला भाई। तो ये दो रिएक्शंस क्या थी बच्चों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो आज हमने कर लिया रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। नेक्स्ट क्लास में इसी का हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, और वो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।